तो वो हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी सी गुड मॉर्निंग ज़रूर दिख रही है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी थोड़े पॉजिटिव शुरुआत के संकेत ज़रूर दे रहा है। पर जब हम नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो 13% पे एफ की लॉन्ग्स हैं, 11% तो ऑल टाइम लो था। तो इतने बड़े इवेंट के बाद क्या कंसर्न्स आ रहे हैं एफ के लिए और कैसे पोजिशनिंग आप देख रहे हैं मार्केट की? देखिए, मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूँ दैट जो आपका व्यू होता है और आपका जो पोर्टफोलियो होता है आपके रिस्क पर, आपके टाइम फ्रेम पर, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पर मैटर करता है। अब एफ आई क्यों शॉर्ट जा रहा है, कई कारण हो सकते हैं। ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में इस समय प्रेशर है, इंडिया के वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, चाइना अच्छा लग रहा है रिलेटिव बेसिस पर, मगर इलेक्शन से पहले लगता है कि वो अपना पोर्टफोलियो हेज करना चाहते हैं। बिकॉज कई एफ का मानना है कि मार्केट के अंदर जो इवेंट रिस्क होता है उसको अगर आप हेज कर ले तो वो बेटर है। क्योंकि 2004 के अंदर हमने देखा था कि जब इवेंट रिस्क आया था तो मार्केट के अंदर किस प्रकार का इम्पैक्ट हुआ था। अब किसी की राय तो आप बदल नहीं सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई अब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अपना व्यू चेंज करे। मेरे हिसाब से एफआई की पोजीशनिंग इस समय एक्सट्रीम है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। बिकॉज जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इलेक्शन के नतीजे ऐसे आएंगे कि जो मार्केट्स को अच्छे लगेंगे, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल बी फोर्स टू मेक अ कम बैक। एंड कल आप देखें तो इसमें हमें, और जो स्मार्ट मनी है ऑलरेडी वो मूव को एंटिसिपेट कर रहा है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी से कम गिरा है, हालांकि एफआई ने बड़ी सेलिंग करी है। कल आप देखें एचडीएफसी बैंक ग्रीन में जाकर के बंद हुआ है, जबकि बाकी सारे बड़े मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स नीचे की तरफ थे। मेरा अभी भी मानना है कि दैट पॉलिसी रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर पीक हो चुका है या हो जाएगा, और जो नॉन पॉलिसी रिलेटेड एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स है उनके अंदर बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज एक अहम दिन है, हालांकि इलेक्शन के नतीजे 4 तारीख को है, मगर एग्जिट पोल सैटरडे को आ रही है कल, और मार्केट का जो रिएक्शन आएगा हो जाएगा सोमवार को। तो जो मार्केट के अंदर इलेक्शन की पूरी पोजीशनिंग होनी है, मेरे हिसाब से लॉन्ग शॉर्ट हेज पुट कॉल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, मुझे लगता है आज हो जाएगा। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू दिया है कि टीवी चैनल को, और उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजों के बाद एक सॉलिड बुल मार्केट होगा। अच्छा, जो लोग कैश लेके बैठे हुए हैं सर, क्या वो वेट कर लें एग्जिट पोल के बाद का 3 तारीख का, या फिर उसके बाद 4 जून क्या करें, और नतीजों तक उनकी रणनीति होनी क्या चाहिए, जो लोग बाजार को देख रहे हैं इस वक्त? अभिषेक, देखिए, जो लोग कैश पर बैठे हैं यह सोच करके कि नतीजे आने के बाद अगर आएंगे, तो शेयर मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू वेट फॉर इन द रॉबिन, द स्प्रिंग इज़ गोइंग टू बी ओवर। तो आपको हमेशा ऐसे समय में निवेश करना चाहिए जहाँ पर थोड़ी अनसर्टिनिटी रहती है, बिकॉज तभी आपको बार्गेन्स मिलती हैं। जैसे अभी प्राइवेट बैंक्स में अनसर्टिनिटी दिख रही है, फाइनेंशियल्स में अनसर्टिनिटी दिख रही है, आईटी स्टॉक्स में अनसर्टिनिटी दिख रही हैं। तो अगर आप एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मुझे कोई मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में समस्या नहीं दिखती है। मगर आपका व्यू अगर है जी हम आज लेकर के सोमवार को एग्जिट पोल के नतीजों पर बेच देंगे ऊपर, या फिर जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद ऊपर बेचेंगे, तो आप एक इवेंट पर बैट कर रहे हैं। और इवेंट पर बैट करने के कई तरीके होते हैं। आप वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रियली मैटर करता है। तो अगर आप इवेंट पे बेट कर रहे हो तो आपकी रणनीति अलग होनी चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक्स के अंदर 2, 3, 4, 5 साल के लिए मुझे तो समस्या नहीं दिखती है। जब फाइनेंस मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि शेयर बाजार स्थिर रहेंगे और एक भारत की इकॉनमी बुल रन रहेगा, तो मेरे हिसाब से इकॉनमी अर्निंग्स की बात कर रहे थे, जहाँ पर मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। निकुंज सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि देश के 3 बड़े लीडर्स ये कह रहे हैं कि बाजार चल सकता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि मार्केट अभी करेक्ट ही नहीं हुआ, एफआईज पहले करेक्ट हो गए, उन्होंने तो बेच दिया माल। लेकिन सर एक चीज़ है, अगर मान लो एफआईज को फोर्सफुली वापस इंडिया के अंदर आना भी पड़ा, हम तो ये समझते हैं कि लैंडिंग एरिया उनके पास 2 है, फर्स्ट आईटी एंड सेकंड इज बैंक। क्या इस बार रणनीति कुछ अलग हो सकती है? क्योंकि 10 साल से तो वही काम कर रहे हैं। अगर सरकार रिपीट होते हो सकता है ये भी कुछ नए फ्लेवर के साथ आ जाए। और डिम भी हो रहा है ये, मतलब ये हम ट्रेडिशनल होल्डिंग्स की बात करते हैं, मगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि एफआईज ने आईपीओज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा है। उन्होंने आईपीओज़ में पार्टिसिपेट करा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ओनरशिप एनबीएफसीज़ में नहीं है, ऐसा ओनरशिप एनबीएफसीज़ में भी बढ़ रही है। तो आई थिंक अब
देखिए एफ की भी कई क्लासिफिकेशन होती है डिम्पी। एक होते हैं इमर्जिंग मार्केट एफ जो कि एक बास्केट में निवेश करते हैं, MSCI को अपना बेंचमार्क बनाते हैं। कुछ होते हैं ETF डोमिनेटेड एफ जो कि एक ETF के अंदर निवेश करते हैं, वो ETF फॉलो करते हैं। बैंकिंग ETF हो गई, डिफेंस ETF हो गई, निफ्टी ETF हो गई, कंट्री ETF हो गई। फिर कुछ आते हैं एफ जो कि बॉटम्स अप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि केवल स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं, वह सेक्टर पे व्यू नहीं लेते हैं। कुछ एफ आते हैं जो कि टॉप डाउन जाते हैं, जो कि मैक्रो पर व्यू लेकर के आते हैं। तो एक जो पूरा का पूरा जो हम यू कैन नॉट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। तो हम एफ के ऊपर भी ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। मगर आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। Historically, they've always invested in lenders. Historically, they've always avoided public sector companies. Historically, they've always avoided companies which essentially are, high on debt. Because जब FIs निवेश जब इंडिया में कर रहे थे डिम्पी 2000 से 2010 में, 2010 से 2020 के अंदर जहाँ बड़ा पैसा उन्होंने निवेश करा था, उस समय सरकारी कंपनीज इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। उस समय PSU बैंक्स के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ थे, वहाँ पे लीडरशिप के इशू थे, मगर वह चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। तो मेरा भी ये मानना है कि जो एफआई टिपिकल सेक्टर्स में आते थे वो सेक्टर्स में ही आएंगे, मगर उसके अलावा उनकी जो रेंज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन होगी वो बढ़ जाएगी। ओके निकुंज साहब, पर क्योंकि हम एफआईआईज और बैंक्स की बात कर रहे हैं और आज जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि कल HDFC बैंक जहाँ ग्रीन में बंद हुआ, आज बोफा की रिपोर्ट आई है, उन्होंने 1800 रुपये का टारगेट दिया और सबसे इंटरेस्टिंगली वो कह रहे हैं कि जो EPS डाउनग्रेड की साइकिल थी वो शायद फाइनली ख़त्म हो जाए। आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को, और FY25 में क्या HDFC बैंक पे खास तौर से नज़र रखनी चाहिए? देखिए HDFC बैंक ने एक बात तो क्लियर कर दी थी कि 18 से 24 महीने तक वो बड़ी ग्रोथ नहीं करने वाले हैं। वो अपनी हाई कॉस्ट लायबिलिटीज़ को कम करते रहेंगे। वो हाई कॉस्ट लायबिलिटीज़ को कम करते रहेंगे तो हो सकता है कि ग्रोथ कम रहे मगर प्रॉफिट आता रहेगा। तो EPS की डाउनग्रेड की साइकिल इस क्वार्टर में नहीं तो अगले क्वार्टर में ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। मैं उस बात से सहमत हूँ। बैंक इस समय सस्ता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैं एक स्क्रीन देख रहा हूँ, कल भी HDFC बैंक ऊपर जा कर के बंद हुआ है। तो आप आगे एक आप टेम्पलेट बनाते हैं और पता नहीं टेम्पलेट सही होगा गलत होगा, ये नतीजों पर डिपेंड करता है, मगर एक बुनियादी टेम्पलेट अगर हम बनाते हैं कि भाई मार्केट्स को नतीजे अच्छे लगेंगे, एग्जिट पोल के नतीजे अच्छे आएंगे, एफआईज वापस आएंगे, तो आप वापस आएंगे तो आप शॉर्ट कवरिंग क्या करेंगे आपके पास जो है। और HDFC बैंक इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है, एफआई डोमिनेटेड स्टॉक है और उसका रिलेटिव वेटेज ज़्यादा है। तो टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक इस समय ऐसे एक कगार पर खड़ा है जहाँ पर मोर देन द अर्निंग पुश राइट नाउ फ्लो, लिक्विडिटी एंड वेटेज एक्चुअली विल हेल्प द स्टॉक। ओके तो ये नज़रिया HDFC बैंक पे। निकुंज साहब, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज फिर से हमारे साथ पूरी मार्केट की एनालिसिस और ख़ास तौर से इस बड़े इवेंट के पहले कैसे आप अपनी पोजीशनिंग करें ये बताने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं खबरों वाले शेयर्स पे।